चलो बेटा, लास्ट टॉपिक हम जो कर रहे थे वो क्या था आपका? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट? इसको हमें शुरू करना था। तो अगर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या मतलब था इसका? कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और वो एक किसी रिसोर्स को शेयर करना चाहते हैं, एंड रिसोर्स कैन बी प्रीएम्प्टेबल और इट्स नॉन प्रीएम्प्टेबल। और अभी हम क्या मान के चल रहे हैं, हमारा रिसोर्स क्या है? इट्स नॉन प्रीएम्प्टेबल। तभी एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करेंगे। अब एक टर्म लिखिए, फर्स्ट टर्म इसके अंदर, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक टर्म लिखिए, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। लिखिए जी, when multiple processes wants a single resource and if that resource is allocated to a particular process, then other processes cannot use that resource till the process is terminated. फुल स्टॉप जी। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कंसेप्ट है कि हमारे पास मानिए दो प्रोसेस हैं और दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली इसको मांग रहे हैं। अगर वो दोनों इसको मांग रहे हैं तो मैं दोनों को तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूं एक सिंगल इंस्टेंस ही है। तो मैंने P1 को ये रिसोर्स दे दिया। अगर P1 को ये रिसोर्स दे दिया तो जो मेरा P2 होगा वो वेट करेगा कब तक? जब तक P1 एग्जैक्टली उसको। और ऐसा क्यों? क्या मेरा रिसोर्स नॉन प्रीएम्प्टेबल है? ऐसा क्यों हो रहा है? वो बीच में क्यों नहीं यूज कर सकता? सीपीयू के साथ भी तो होता ही ऐसा कि नहीं होता कि सीपीयू को हम प्रीएम्प्ट करके किसी और को देते हैं। तो क्या वो काम ये P2 और P1 के बीच में नहीं हो सकता? द क्वेश्चन इज, क्या नहीं हो सकता या हो सकता? अब आप मुझे कह रहे हैं रिसोर्स पे डिपेंड करता है। मैं यहां पे कहता हूं कि मैं खुद एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम चाहता हूं कि P1 के पास तब तक रहेगा जब तक वो उसे एग्जीक्यूट करना चाहता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिसोर्स राइट नाउ, ये ध्यान रखना। अभी यहां पे रिसोर्स की बात नहीं है, यहां है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात। उसको सिंक्रोनाइज करना है। क्लियर? चाहे मेरा जो रिसोर्स है वो प्रीएम्प्टेबल है, इट इज प्रीएम्प्टेबल, ठीक है जी। अगर ये प्रीएम्प्टेबल है तो कंसेप्ट याद रखो, सीपीयू भी प्रीएम्प्टेबल होता है, बीच में रोक सकते हैं, पर रोकता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां बात है सारी ओएस की, जैसे वो उसको मैनेज करना चाहता। अगर मेरा एक प्रोसेस रिसोर्स को यहां पे एलोकेट करवा दिया गया तो दूसरा प्रोसेस तब तक वहां पे काम नहीं कर सकता जब तक पहला वाला काम खत्म नहीं कर लेता। और इसी कंसेप्ट को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अभी P1 पूरा खत्म नहीं हुआ है, पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ, पर उस रिसोर्स के साथ उसका काम खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया है तो मैं उससे हटाकर किसको दे दूंगा? किसी और को दे दूंगा। पर जब तक उसके पास रहेगा कोई और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। एंड दिस टर्म इज नोन एज म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कंसेप्ट समझ आ गया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंसेप्ट क्या है? ठीक है यहां तक, राइट? अब क्वेश्चन आया कि ऐसा क्या सिचुएशन है या आप बीच में क्यों नहीं प्रीएम्प्ट कर सकते?
कभी P1 इसको यूज कर लें, कभी P2 उसको इस्तेमाल कर लें. वाई यू वॉन्ट टू डू विद म्यूचुअल एक्सक्लूजन, राइट? तो लिखिए अगला कंसेप्ट. अगला है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन. अगला कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन. इसके बारे में लिखिए. इन अ प्रोग्राम there are certain set of instructions. In a program there are certain set of instructions that is to be executed, by one process only, that is to be executed by one process only at a time. And it should not be executed by another process. It should not be executed by another process till the first process exits the critical section. देखो यहां पे कंसेप्ट समझना पहले. मेरे पास बेटा ये पूरा प्रोग्राम है, और जब मैं पूरे प्रोग्राम की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ ऐसा सेक्शन होगा जो इंडिविजुअली रन हो सकता है, उसको मैं रिमाइंडर सेक्शन कह रहा हूं. और एक हो सकता है जिसे मैं कह रहा हूं जी क्रिटिकल सेक्शन. अब ये पोर्शन ऐसा है विच इज शेयर्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसेस. ठीक है. अब यहां ना एक कंसेप्ट समझना. तुमने ऐसी प्रोग्रामिंग की नहीं है अब तक. ऐसी प्रोग्रामिंग की नहीं है. तुमने प्रोग्रामिंग क्या की है, जब तुम एक प्रोसेस रन करते हो वो सीक्वेंस में रन होता है और खत्म हो जाता है. ये किया ना? क्या कभी ऐसा किया कि ये कोड है, दिस इज एग्जीक्यूटेड बाय P1 ऑल्सो एंड दिस इज एग्जीक्यूटेड बाय P2 ऑल्सो? कभी किया ऐसे? एक सेट ऑफ कोड P1 भी एग्जीक्यूट कर रहा है और P2 भी एग्जीक्यूट कर रहा है. कभी किया? थ्रेड में किया आपने? पर कंसेप्ट पता है थ्रेड का? कर क्या रहे थे? दोनों काम कर रहे हैं, वही काम करेगा, है ना? पर ये तब जरूरत पड़ी जब आप क्या यूज कर रहे हैं? पैरेलल प्रोग्रामिंग. आपने अब तक क्या की है? सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग. एक सीक्वेंस रन करता है प्रोग्राम, काम खत्म करता है और खत्म हो जाता है. कभी ऐसा किया कि इस कोड को P1 भी एग्जीक्यूट करें और P2 भी करें? ये तो थ्रेड की बात कर रहे हैं ना. थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस. मैं तो दो प्रोसेस की बात कर रहा हूँ. क्या कभी क्या ऐसा किया है? द आंसर इज नो. सर ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया. हमने ऐसा क्या किया है? ऐसे सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग की है. अब ये जो सारी हम बात कर रहे हैं ना प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, ये तभी आएगा जब 2 प्रोसेस, 4 प्रोसेस, 5 प्रोसेस मुझसे एक ही रिसोर्स मांग रहे हैं. और ऐसा होता है. कब होता है? जब मेरे पास मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर कंसेप्ट हो, कि बहुत सारे यूजर्स हैं, वो सारे मुझसे क्या मांग रहे हैं कि मुझे प्रिंटर चाहिए. क्या मैं सारों को एलोकेट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो. वो मुझसे कह रहे हैं कि स्कैनर भी चाहिए. सारों को एलोकेट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो. क्यों? मेरे पास रिसोर्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं. तो यहां पे जब मैं अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मान के चलो मेरे पास 2 फंक्शंस हैं. एक है जी F1 फंक्शन और एक है F2 फंक्शन. तो F1 फंक्शन को P1 भी एग्जीक्यूट करना चाहता है, P2 भी एग्जीक्यूट करना चाहता है और P3 भी एग्जीक्यूट करना चाहता है. अब मैं किसको दूं एग्जीक्यूशन करने के लिए? दैट इज माई क्वेश्चन.
सारे मुझसे F1 एक फंक्शन मांग रहे हैं कि मुझे तो एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या मैं सारों को ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने दे सकता हूं, हाँ या ना? पहला क्वेश्चन मेरा ये है, बताओ जी। क्यों नहीं? मेरा क्वेश्चन आप समझे नहीं ध्यान से, मैं फिर बात सुन लो। सारे प्रोसेस क्या मांग रहे हैं मुझसे? क्या मैं सारों को एग्जीक्यूशन करने दे सकता हूं F1 की या नहीं? F1 में इतना सेक्शन है मेरे पास जिसको मैं कहता हूं क्रिटिकल सेक्शन। तो अगर मान के चलते हैं मेरे पास 3 प्रोसेस हैं, मैंने पहले को कह दिया एग्जीक्यूट कर ले, वो पहला एग्जीक्यूट कर रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इंस्ट्रक्शन, ये 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। पहले ने भी सिर्फ पहला एग्जीक्यूट किया। हो सकता है कि पहले एग्जीक्यूट क्या करूं मैं? कंटेक्स्ट स्विच, और किसको दे दूं? P2 के बाद भी क्या हो गया? कंटेक्स्ट स्विच, किसको दे दूं? इस कंसेप्ट को समझ लो बड़े अच्छे से। डेडलॉक्स पढ़े हैं ना? पढ़े हैं ना? उससे पहले ये क्लियर होना चाहिए। बताओ क्लियर है यहां तक कि नहीं? अब P1 यहां पहुंच गया, क्या है ये? यहां पे अगर आ गया तो क्या मैं P1 को कर सकता हूं कंटेक्स्ट स्विच या नहीं? बोलो जी। क्या P1 को कंटेक्स्ट स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो द आंसर इज नो। यही लिखवाया है मैंने। क्या लिखवाया क्रिटिकल सेक्शन के बारे में? तो इसका मतलब चाहे P2 एक हायर प्रायोरिटी का भी आ जाए मुझे, मैं उसे एग्जीक्यूट नहीं करवा सकता, क्योंकि P1 कहां एंटर कर चुका है? क्रिटिकल सेक्शन। अब मेरी बात समझ आ गई? अब क्रिटिकल सेक्शन में अगर जाएगा तो एक इससे पहले मुझे बनवाना पड़ेगा एंट्री सेक्शन, और इसके बाद मुझे बनाना पड़ेगा एक एग्जिट सेक्शन। ठीक हो गया? एक एंट्री सेक्शन, एक एग्जिट सेक्शन, ये मुझे बनाना पड़ेगा, और बाकी जो बच गया ऊपर नीचे वो सारा क्या है? रिमाइंडर सेक्शन। पर इतना पार्ट अगर क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना तो क्या करेंगे? मुझे मल्टीपल प्रोसेस से काम करवाना पड़ेगा। अगर P1 एग्जीक्यूट कर रहा है तो P2 नहीं आएगा, अगर P2 कर रहा है तो कोई और नहीं आएगा, अगर P3 कर रहा है तो कोई और नहीं आएगा। तो मैं हो सकता है किसी रिसोर्स को, हो सकता है किसी इंस्ट्रक्शंस को क्या बना दूं? क्रिटिकल सेक्शन बना दूं, ताकि उसका एंट्री और एग्जिट में कंट्रोल कर पाऊं। पर आटे में कोई एक ही चाहता हूं। आ रही मेरी बात समझ की नहीं आ रही? देखो क्रिटिकल सेक्शन का मतलब ये है कि अगर वो कोई एग्जीक्यूट कर रहा है तो कोई और नहीं आएगा। मतलब जैसे बाकी प्रोग्राम जो बाकी प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर वाले जोन से हिस्सा है। हाँ, उन्हें कर सकते हैं, बिल्कुल उन्हें कर सकते हैं। अब हम क्या बात करते हैं कि सर आपका सीपीयू तो एक ही है। बेटा अगर मैं सीपीयू एक ही मान के चल रहा हूं तो मुझे पता ना, या तो क्रिटिकल सेक्शन वाला एग्जीक्यूट होगा, या ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा, या नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि चाहे कोई भी एग्जीक्यूट हो, जब एक एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या दूसरा आ सकता कि नहीं आ सकता? तो मैं चाहता हूं दूसरा ना आए। अब दूसरा ना आए उसके लिए क्या करूंगा मैं? आई विल गो विद दैट एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन मुझे रखना पड़ेगा। क्लियर हो गया? और जब मैं एंट्री और एग्जिट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास यहां पे जब मैं कंट्रोल कर रहा हूं तो मुझे एंट्री कौन जाना चाहता है ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। P1 जा रहा है, P2 जा रहा है, या P3 जा रहा है। क्लियर हो गया? क्या मैं इनकी प्रायोरिटी सेट कर सकता हूं कि पहले P1 ही जाए, फिर P2 जाए, फिर P3 जाए? द आंसर इज आपको करना ही नहीं चाहिए ऐसे। आपको इनकी प्रायोरिटी सेट नहीं करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए? क्वेश्चन क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो रेडी हुआ वो जाना चाहिए, जो रेडी हुआ वही आना चाहिए। और इसका फायदा क्या होगा कि आप इसे सीपीयू का आइडल टाइम डिक्रीज कर रहे हो।
मेन सारा ये कंसेप्ट करने का आइडिया क्या है कि सीपीयू फ्री ना बैठे, सीपीयू फ्री ना बैठे, दैट इज माई टारगेट। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? क्लियर है? तो अब मेरा क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर मैं सिर्फ दो प्रोसेस की ही बात करता हूं, P1 एंड P2, और मैं चाहता हूं कि P1 और P2 दोनों एक सेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, F1 नाम का फंक्शन है, ये दोनों को कॉल कर रहे हैं, तो इन दोनों में से पहले कौन जाएगा? द आंसर इज कोई भी आ सकता है, जो रेडी होगा चल जाएगा। अब जिसको मैं एलोकेट करूंगा या जो भी F1 को कॉल करेगा, तो मेरे पास एक है क्रिटिकल सेक्शन, इससे ऊपर होगा मेरे पास एंट्री सेक्शन, इसके बाद मेरे पास होगा एग्जिट सेक्शन। मुझे ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, और ये कैसे करूंगा? एंट्री सेक्शन के अंदर मुझे कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा लॉक का, और एग्जिट में मुझे करना पड़ेगा कंसेप्ट अनलॉक का। क्लैरिटी होगी? हाँ, ये ना समझ आ रहा है कि प्रोसेस सिमुलेशन की हम क्या बात कर रहे हैं? अगर दो प्रोसेस सेम फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और इनमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो क्रिटिकल सेक्शन हो, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। बट अगर कोई ऐसा पार्ट है कि जो एग्जीक्यूट कर रहा हो दूसरा एग्जीक्यूट ना करें, तो क्या करेंगे? हम एक लॉक सेक्शन बनाएंगे, एक क्रिटिकल सेक्शन बनाएंगे, और दूसरा क्या होगा? अनलॉक सेक्शन बनाएंगे। ठीक हो गया? अब ये काम करें कैसे? ध्यान से देखो, P1 आया, एग्जीक्यूट किया, उसने एग्जीक्यूट किया और वो चले गया एंट्री सेक्शन में। अगर उसने एंट्री कर दी P1 ने, तो P1 लॉक लगा देगा ताकि कोई भी आए वो इसके अंदर एंटर ना कर पाए। इसके बाद P1 इसे एग्जीक्यूट करेगा, P1 एग्जीक्यूट जब तक करेगा P2 लॉक रहेगा, P2 बाहर वेट करेगा मेरी, ठीक है? किसकी? जो भी अंदर गया है। अंदर कौन गया है? P1। जब P1 ने अनलॉक करेगा तो मेरा जो P2 है वो क्या करेगा? अब वो क्रिटिकल के अंदर आएगा, और बाकी P1 अपना काम करता रहे जो करना है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक P1 उस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है P2 नहीं आएगा। आई थिंक इट्स क्लियर? ठीक है? अब ये काम करने के आपके मल्टीपल तरीके थे, कुछ सॉफ्टवेयर के तरीके बनाए गए, कुछ हार्डवेयर के तरीके बनाए गए, राइट? हार्डवेयर में एक तरीका होता है कॉल्ड टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं इसे? टेस्ट एंड सेट। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब एक चले जाएगा, ये अच्छा, ये है किसके लिए? ये सिर्फ दो प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन कर सकता था, इससे ज्यादा ये सिंक्रोनाइज नहीं कर सकता। अगर 3 प्रोसेस आ जाएं तो ये तरीका फेल है, ये आपके लिए काम नहीं कर सकता। ठीक हो गया? तो 2 प्रोसेस के लिए प्रॉपर्ली काम करेगा। फिर एक और सॉफ्टवेयर तरीका बनाया गया जिसको कहा गया पीटरसन एल्गोरिथम। ये भी 2 प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन के लिए बनाया गया था, जो इजीली मैनेज कर सकता था। 2 से ज्यादा के लिए ये नहीं बनाया गया था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है यहां तक के? अब एक एल्गोरिथम यहां पे लिखेंगे और समझेंगे एग्जैक्टली कि वो वर्क कैसे कर रहा। ठीक है? सो हेडिंग बना लो, पीटरसन एल्गोरिथम। हेडिंग बनाइए, दैट इज पीटरसन एल्गोरिथम। इसके बारे में लिखो जी। पीटरसन एल्गोरिथम is a software based solution. Peterson algorithm is a software based solution that can manage process synchronization, up to 2 processes, up to 2 processes. Next point,
this algorithm is used for process synchronization. This algorithm is used for process synchronization using some global variables. Using some global variables. First लिखिए, that is called flag, and second is turn. First is flag and second is turn. फर्स्ट लिखिए फ्लैग के बारे में. फ्लैग ग्लोबल वेरिएबल, फ्लैग ग्लोबल वेरिएबल is an array of two processes, is the array of two processes initialized with false value, initialize with false value. सेकेंड लिखिए टर्न के बारे में. टर्न इज अ वेरिएबल in which we have the value depending upon which process wants to enter critical section, wants to enter critical section. प्रोग्राम देखो जी ये वाला. दोनों प्रोसेस इसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे. ठीक हो गया. दोनों प्रोसेस इसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे. एंड नाउ क्रिटिकल सेक्शन में कोई एक ही जाएगा, दोनों नहीं जा सकते. ठीक है. टर्न के बारे में क्या लिखा हमने? वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, और ऑब्वियसली ये बताता है क्रिटिकल सेक्शन में कौन इंटर करना चाहता है. दूसरा दैट्स फ्लैग. फ्लैग क्या है? एरे. और इनिशियलाइज वैल्यू क्या है इसकी? फॉल्स. और अब एग्जैक्टली मैंने पहले आते क्या कर दिया इसको? ट्रू. ठीक हो गया. पहले क्या कर दिया मैंने? इसको आगे ट्रू कर दिया. डन. तो ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस इसको एग्जीक्यूट कर सकता है और दूसरा प्रोसेस भी इस पूरी लूप को एग्जीक्यूट कर सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकते हैं. तो अगर P1 आया तो P1 ने सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट की. एग्जीक्यूट करने के बाद ये हो सकता है कि ये कंटेक्स्ट स्विच कर जाए, और हो सकता है कि P2 आकर इसको एग्जीक्यूट कर जाए. बात समझ आ रही है? अगर ये एल्गोरिथम चलाना आएगा बेटा तो सेमाफोर समझ आएंगे, तो समझ आएगा काम होता कैसे है.
तो क्रिटिकल सेक्शन के अलावा, ये ध्यान रखना, क्रिटिकल सेक्शन के अलावा ऊपर का जो कोड है वो दोनों में से कोई भी बारी बारी एग्जीक्यूट कर सकता। कंटेक्स्ट स्विचिंग कहीं पे भी हो सकती है, बट जब एक बारी कोई P1 क्रिटिकल सेक्शन में चले गया तो अब P2 नहीं जा सकता। यहां पे कोई भी कंटेक्स्ट स्विचिंग नहीं होती, या तो इसके बाद होगी या इससे पहले होगी। इतना क्लियर है यहां तक? अब एक बारी एल्गोरिथम समझ लो यहां पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डू व्हाइल लूप लगा रखी है जो इन्फिनिट चलती रहेगी, काम होता रहेगा, दैट्स फाइन। पहला प्रोसेस आया, उसने फ्लैग आई को ट्रू कर दिया, तो मेरे पास जो एरे है ये रहा, और ये मेरे पास फ्लैग है। दिस इज, अभी इंडेक्स में मान लेता हूँ 1 और 2, तो मेरे पास जो आई की वैल्यू है वो इनिशियली क्या हो गई, आई इज यहां से पिक करेगा ये, ठीक है, हम यहां से पिक कर रहे हैं इसको। जो पहला प्रोसेस आया उसने अपनी वैल्यू क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। दोनों क्या थे इनिशियली, फॉल्स, तो इसने कर दिया जी ट्रू। ट्रू के बाद आपके पास टर्न की वैल्यू क्या कर दी, दैट इज जे। अब अगर i इज इक्वल्स टू 1 है तो j क्या हो जाएगा, टर्न क्या हो जाएगा, दैट इज 2। ठीक हो गया। अब लूप चलाओ जी, वाइल कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, वाइल कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। क्या बोला इसने, फ्लैग j। फ्लैग j का मतलब वो j की वैल्यू चेक कर रहा है, तो फ्लैग j का मतलब हो गया वो 2 की बात कर रहा है। अगर 2 की बात कर रहा है तो 2 फॉल्स है ना, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एक भी फॉल्स हुई तो अगला चेक करने की जरूरत, तो लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आ गए तो क्या मिला, तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में है इस टाइम, P1 क्रिटिकल सेक्शन में है। अब समझ आ गया यहां तक है। अब जब तक P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, P2 चलाओ। अब P2 ने क्या किया, अपने फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, ट्रू कर दी। ठीक हो गया। अगला टर्न इज इक्वल्स टू जे। अब जे का मतलब हो गया दूसरी वैल्यू। अगर P2 चल रहा है तो यहां पे जे क्या हुआ, 1। जे क्या बात कर रहा है, ये 1 की बात कर रहा है, तो अब उसकी वैल्यू क्या कर दी, टर्न में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। बात समझ रही है आई और जे की। नेक्स्ट इज व्हाट, अब बताओ जी, वाइल कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, फ्लैग जे, जे मतलब अब 1 है, ट्रू है, ठीक है जी। अगला टर्न की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो आपका जो P2 है वो यहां घूमता रहेगा कि नहीं, लूप में फंस गया, लॉक कर दिया। कब तक लॉक रहेगा, जब तक अनलॉक नहीं होता, जब तक P1 बाहर नहीं जाएगा। किसी को लॉकिंग समझ ना आई हो, टर्न इक्वल्स टू जे जो है वो हर बारी वैसे ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम जस्ट पिछली लाइन पे वो करके आ रहे हैं, तो वो हर बारी ट्रू नहीं आती है पिछले कंडीशन, बिल्कुल ट्रू होगी। तो उसे डाल देते हैं। नहीं डालते तो उसका भी एक प्रॉब्लम आती है, करते हैं बात उसकी। देखो अगर P1 चलेगा, P1 चलेगा तो मैं I को मान रहा हूं 1 क्योंकि P1 है, और J को मानूंगा दूसरा प्रोसेस। दूसरा मतलब क्या हो गया मेरे लिए, 2। ठीक हो गया। अगर P2 चलेगा तो I की वैल्यू क्या होगी और J क्या होगा, इतना क्लियर हो गया। आप इसको P1 P2 मानो, आप इसको P0 P1 मानो, आप इसे कुछ भी मानो, बात हो रही है कि मैं 2 से ऊपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं चला सकता, तो मैं 2 की बात कर रहा हूं आपसे। समझ आ रही बात की नहीं आ रही। अब अगर P1 चलेगा तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर I की वैल्यू 1 होगी तो फ्लैग 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैंने फ्लैग 1 की वैल्यू क्या कर दी थी, ट्रू। इसको फिर हटा देते हैं। तो ये हो गया ट्रू, इनिशियली दोनों क्या थे, ये हो गया ट्रू। क्लियर है। अब चलाओ जी नेक्स्ट, क्या चलाना है, P1 को ही चलाएंगे। P1 चलाएंगे तो उसने टर्न J कर दिया। अगर टर्न को उसने J कर दिया, P1 की बात कर रहा हूं अभी, अगर टर्न को J कर दिया, J मतलब 2, अगर J 2 हो गया इसका मतलब टर्न की वैल्यू क्या हो चुकी है, इतना क्लियर है।
ठीक है, अब इसके बाद अगर P1 ही लूप को चलाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा कि ट्रू होगा, फॉल्स होगा, बिकॉज वो फ्लैग 2 की बात कर रहा है और फ्लैग 2 इज व्हाट, फॉल्स, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो P1 आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है? अब चलाओ P2 को। P2 के हिसाब से I इज व्हाट, 2, तो फ्लैग 2 उसने भी ट्रू कर दिया, अब टर्न की वैल्यू J, अगर P2 चला रहा है तो J क्या होगा, वो देखो ऊपर लिखा है, J क्या होगा, ये हो गया 1। अब लूप चलाओ, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू है तो P2 लॉक में फंसा हुआ है। अभी भी किसी को समझ नहीं आया, क्लियर हो गया? अब जब P1 ने अपना काम खत्म कर दिया तो P1 जैसे ही बाहर गया उसने क्या लिखा है, फ्लैग I इज इक्वल्स टू फॉल्स। अगर फ्लैग I फॉल्स लिखा है तो इस टाइम I की वैल्यू कितनी है P1 के हिसाब से, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार चलाकर देखो फिर से। और अभी अखिल ने क्वेश्चन पूछा कि सर टर्न को J क्यों कर रहे हैं, है ना, अभी उस पर भी आएंगे, राइट? पहले यहां देख लो, लॉक देख लो, लॉकिंग ठीक है या नहीं है? हाँ जी बोलो जी, लॉकिंग ठीक है ना? अनलॉक देखो जी, फ्लैग I को फॉल्स कर दिया, I इज व्हाट, I इज व्हाट, P1 चल रहा है, P1 चल रहा है क्योंकि P1 ही गया है यहाँ पे, तो I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 का मतलब उसने क्या बना दिया, फॉल्स। और जैसे ही फॉल्स हुआ वो यहाँ पे बाहर आ गया, डन है यहाँ तक? तो क्या इससे अनलॉकिंग हो गई, अनलॉकिंग हो गई, बिल्कुल हो गई ना, क्योंकि J कहा था उसने, P2 के हिसाब से J क्या है, 1, यस और नो? तो P यहां पे ये हो गया फॉल्स, जैसे ही फॉल्स हुआ अब P2 क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गया, अब P1 काम नहीं कर रहा। बात समझ आई बेटा, हाँ या ना? अब वो जाएगा अंदर, अंदर जाके क्रिटिकल सेक्शन में काम करेगा, काम करने के बाद वो फ्लैग I को फॉल्स कर देगा, P2 के हिसाब से I क्या है, तो वो 2 को भी क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अभी भी किसी को डाउट? ये वाला जो हम पूरा कर रहे हैं, ये लॉकिंग अनलॉकिंग वगैरह, ये यूज कैसे हो रहा है? मतलब हम दो अलग-अलग स्क्रिप्ट एक साथ चला रहे हैं? हम एक कॉमन स्क्रिप्ट को चलाना चाहते हैं बाय 2 डिफरेंट प्रोसेसेस। पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है एग्जैक्टली, कि 2 रन हो रहे हैं और वो एक को शेयर करना चाहते हैं। अगर एक को शेयर करेंगे तो यही काम होगा। अब हो सकता है क्रिटिकल सेक्शन में आप कोई ऐसा वेरिएबल ले रहे हो जिसको क्या करना पड़ेगा, लास्ट याद है ना लेक्चर क्या किया था हमने, रीड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, फिर राइट कर रहे हैं। वो सारा काम अगर क्रिटिकल सेक्शन में रखा होगा बेटा तभी काम कर पाऊंगा, ठीक हो गया हाँ या ना? तो तभी वैल्यू मिलेगी मुझे, वरना वैल्यू नहीं मिलेगी। तो मतलब ऐसा कुछ है कि एक हमने जैसे सी की स्क्रिप्ट है उसी को हम दो बार ही चला रहे हैं, पर शेयरिंग हो रही है किसी चीज़ की, अगर शेयरिंग हो रही है तभी वो 2 बाइट चलाने का फ़ायदा होगा अलग अलग। अगर शेयरिंग नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, फिर क्रिटिकल सेक्शन वाली बात ही नहीं रहती। क्लियर हो गया यहाँ तक ये? तो क्रिटिकल सेक्शन तब होगा जब आपका कॉमन एक वेरिएबल हो जिसको आप अपडेट कर रहे हो। ऐसे वेरिएबल जो स्क्रिप्ट के अक्रॉस हो, हाँ एक्सटर्नल पे फाइल। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप आज की डेट में देखो तो तुम्हारा जो अकाउंट बैलेंस दिखता है तुम्हें, वो कैसे दिखता है? कहीं पीछे सर्वर वगैरह, सर्वर में तो पड़ा ही हुआ है। अब क्या मल्टीपल सर्वर में तुम्हारा अकाउंट पड़ा हुआ है या एक सर्वर में है? तो SBI अकाउंट अपना अलग अलग दे देगा उन सारों को, राइट? सोचो अगर तुम्हारा अकाउंट SBI में है, HDFC में है, ICICI में, किसी एक बैंक में है, तो वो तो सारे इंटरफेस है ना जो तुम्हें कहाँ से दिखाएंगे, तुम्हारे अकाउंट से पैसे दिखाएंगे। अब अगर मैं गूगल पे के थ्रू आपके अकाउंट का बैलेंस चेक करता हूं तो क्या होगा, अकाउंट तो HDFC का ही है, उसका UPI पिन तो सेम ही होगा, चाहे फ्रंट एंड पे तुमने कोई भी ऐप ले लियो, हाँ है ना?
अगर 6 डिजिट है तो वही सेम रहेगा, उसे क्या फर्क पड़ता है मुझे। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा अकाउंट मल्टीपल सर्वर्स में है कि एक सर्वर में है। अगर मैं एक सर्वर की बात मान भी रहा हूं तो एक सर्वर में होने का मतलब मल्टीपल इंटरफेस से मैं अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता हूं। अब कई बार होता है कि तुमने एक डेट सेट कर दी, इस डेट को मेरे अकाउंट से पैसे कट जाने चाहिए, ठीक हो गया, तो पूरे दिन में कभी भी कट सकते हैं, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो सकता है तुम्हें मैसेज लेट आए पर कट पहले गए हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे पैसे कट गए सुबह 6 बजे, तुमने 7 बजे बैलेंस चेक किया तो कटा हुआ मिलेगा बैलेंस या इंटैक्ट मिलेगा? कटा हुआ मिलेगा। तुम्हें कोई एसएमएस नहीं आया, तुम्हें कोई ईमेल नहीं आया, सर वो तो मैसेज है, वो तो लेट भी आ सकता है, कई बार नहीं भी आता मैसेज, वो फेल भी हो सकता है, बट मुझे जो मैसेज आ रहा है वो अपडेट अमाउंट मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है ना, दैट इज द अपडेटेड अमाउंट। अपडेट हुई नहीं अमाउंट और मुझे दिख जाए जी पुराना बैलेंस, तो गलत हो जाएगा। तो अगर कोई दूसरा बैंक तुम्हारे बैंक से पैसे काट रहा है, उतनी देर में तुम्हें बैलेंस डिले हो जाना चाहिए, तुम्हें बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। यही वो ये हालत हो रही है कि एक बैंक तुम्हारे यहां से पैसे काट रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, और तुम यहां P2 चला रहे हो अपना बैलेंस चेक करने के लिए, तो तुम्हारा सर्वर उतनी देर में रुक जाएगा जब तक नया अपडेट बैलेंस नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये वाला सीन हो रहा है यहां पे जो तुम यूज कर रहे हो, डन है? तो जो तुम कहते हो ना कई बार कि सर हमें अपनी इंफॉर्मेशन दिख रही है तो हमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ही दिखनी चाहिए, बैंक अकाउंट इज अ बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पार्ट, क्योंकि हमें ऐसे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हमें क्या दिखे, नॉट द ओल्ड वैल्यू, क्या दिखनी चाहिए, न्यू वैल्यू। ठीक हो गया? हाँ या ना? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? समझ आ गया यहां तक ये? अब किसी को ये प्रोसेस समझ नहीं आया वो बता दो। आ गया समझ? क्वेश्चन पूछना मैं तुमसे अभी, और क्वेश्चन मेरा भी नहीं है, अखिल का है, ठीक है? क्वेश्चन क्या है सुन लो। जब टर्न अपनी वैल्यू को हमेशा सेट ही कर रहा है कि अगर P1 चलेगा तो वो J की वैल्यू 2 कर रहा है, जब P2 चलेगा तो वो J की वैल्यू एग्जैक्टली कर रहा है 1 कर रहा है, टर्न की वैल्यू वही कर रहा है, ये कंडीशन तो हमेशा ही ट्रू होगी, है ना? एक प्रोसेस के लिए कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, तो हम ये लिख ही क्यों रहे हैं? हाँ हाँ, दूसरा प्रोसेस टर्न की वैल्यू 2 हो गई, हाँ हम्म हम्म और टर्न पहले 2 था, अब वो 1 हो गया, टर्न इक्वल टू, अब फिर वो एंटर करेगा, तो फिर लूप से जस्ट मतलब एंटर भी नहीं करा, फिर वो कर गया कंटेक्स्ट स्विच पक्का प्रीवियस वाले में। हाँ, फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। कंफर्म है? बार बार कंटेक्स्ट स्विच करते हैं हम, बार बार कंटेक्स्ट स्विच करेंगे, तो जो उसने आंसर दिया ना वो ठीक दिया, बट वो बोलते बोलते थोड़ा कंफ्यूज हो गया कहीं पे, बट आंसर ठीक दे रहा है वो। व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फ्लैग? व्हाट इज टर्न बाय डिफॉल्ट? नथिंग, कुछ भी नहीं है। P1 चलाते हैं, P1 ने सबसे पहली लाइन ये एग्जीक्यूट की, तो क्या किया उसने? अपने आप को ट्रू। जैसे ही उसने ये एग्जीक्यूट किया P1 रुक गया, अब चल गया P2, P2 भी आया तो P2 ने अपने को क्या कर दिया? तो अब P1 P2 को दिमाग में क्लियर रखना कि दोनों फर्स्ट लाइन पे आ चुके हैं, ठीक हो गया? पर फर्स्ट लाइन पे P1 कर गया कंटेक्स्ट स्विच, तो P2 आ गया, P2 ने भी क्या कर दिया? अपने आप को ट्रू।
अब किसे चलाना है बताओ, P1 की P2? P2। अगर P2 चलेगा, देखो P2 यहां पे चल चुका, P1 यहां तक चल चुका, अब आप कह रहे हो P2 को यहां चलाऊं, मैंने P2 को यहां चलाया तो टर्न की वैल्यू हो गई J, P2 के हिसाब से J क्या है, इसका मतलब टर्न की वैल्यू क्या हो चुकी है। अब P2 हो गया यहां पे कंटेक्स्ट स्विच, अब मैंने चलाया P1 को, जैसे P1 को चलाया तो P1 ने टर्न की वैल्यू क्या कर दी, तो J के लिए होगी 2, यहां हो गया 2। अब मानो कि P1 अगर यहां चलता है तो फ्लैग ऑफ J इज ट्रू और फॉल्स, P1 चल रहा है तो J 2 है, इट इज ट्रू, ट्रू होगा एंड टर्न इज इक्वल्स टू J, टर्न इज इक्वल्स टू J। मैं P1 की बात कर रहा हूं अभी, राइट, P1 चल रहा है तो P1 के हिसाब से फ्लैग J तो ट्रू हो ही चुका है क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं। अब टर्न इज इक्वल्स टू J, क्या टर्न की वैल्यू J मतलब 2 है, क्या टर्न की वैल्यू 2 है, तो कंडीशन इज ट्रू। अगर ये ट्रू हो चुका है इसका मतलब क्या हो जाएगा, और अगर P2 आएगा यहां पे तो P2 अगर आएगा तो फ्लैग J मतलब उसके लिए 1 ट्रू है, ये तो ट्रू हो गया। एंड क्या टर्न की वैल्यू 1 है, टर्न की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो P2 एंटर कर जाएगा, तो P2 एंटर कर जाएगा। ठीक हो गया, मैं बार बार कंटेक्स्ट स्विच कर रहा था, हर लाइन पे कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जिसने एंड में आकर टर्न इज इक्वल्स टू किया होगा तो इसका मतलब दूसरा चलेगा, वो वाला नहीं चलेगा, वो लॉक हो जाएगा और दूसरा वाला मेरा चल पड़ेगा। पर ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करता है, फ्लैग की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, हाँ या ना, फ्लैग की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब समझ आ गया यहां तक कि टर्न को मैंने J क्यों किया है, जबकि वो हो रहा है वहां पे, जब सिंपल चला रहा हूं तो मुझे लग रहा है सर टर्न को J क्यों कर रहे हो, कोई फायदा ही नहीं करने का, बट जब एग्जैक्टली मैं जब यहां से ही चलाऊंगा तो प्रॉपर्ली चलेगा। ठीक हो गया, और ये पूरा एग्जीक्यूट करेगा। अब जो भी अंदर आया है वही दूसरे को क्या करेगा, अनलॉक करेगा। तो ये देखो, ये मेरे लिए क्या हो गया, दिस इज माई लॉक एंड दिस इज माई अनलॉक, ये हो गया जिसे हम कहते हैं एंट्री, और ये क्या था मेरे लिए, एग्जिट। आगे बात समझ, दो प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रही है, क्लैरिटी हो गई। तो पीटरसन एल्गोरिथम जो है वो क्या कर रहा है आपके लिए, दो प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन मैनेज कर पा रहा है, कोई इशू नहीं है यहां पर। ठीक है, अब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के अंदर ना मैंने पहला कंसेप्ट तुम्हें क्या बताया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, हो रहा है तभी मैं क्रिटिकल सेक्शन पे एंटर कर पा रहा हूं, राइट। दूसरा कंसेप्ट म्यूचुअल, इसका क्या होता है, दूसरा कंसेप्ट होता है जी जिसे कहते हैं बाउंडेड वेटिंग। क्या कहेंगे, बाउंडेड वेटिंग। मतलब अगर आपने दूसरे को वेट करवा रहे हो ना तो इट शुड बी अ बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड मतलब कोई फिक्स इंटरवल होना चाहिए वेटिंग का, ये ना हो कि तुम उसको वेट ही करवाई जा रहे हो, कभी एग्जैक्टली वो एंटर ही ना कर पाए। अगर ऐसा कभी हो गया एंड दैट इज इक्वल्स टू कि अगर बाउंडेड वेटिंग ना की तुमने, अगर बाउंडेड वेटिंग ना की तो तुम इसको डेडलॉक की तरफ ले जा रहे हो, ध्यान रखना। ठीक हो गया, इसका मतलब जब मैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करूं, एक प्रोसेस अगर एंटर कर गया, दूसरे को वेट करवा रहा है, दैट वेटिंग शुड बी बाउंडेड। इनफाइनाइट वेटिंग नहीं होनी चाहिए, फाइनाइट वेटिंग होनी चाहिए। ठीक है यहां तक ये। और तीसरा विच इज नोन एज प्रोग्रेस। तीसरा है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस का मतलब क्या, समझते हैं इसको। मानो मैं एक ऐसा एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं जो मल्टीपल प्रोसेसेस की सिंक्रोनाइजेशन कर सकता। अभी तो मैंने दो यूज किए ना, मैं कोई ऐसा एल्गोरिथम यूज कर रहा हूं जो मल्टीपल प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन कर सकता। P1
चाहता है क्रिटिकल सेक्शन, P2 क्रिटिकल सेक्शन चाहता है, P3 नहीं चाहता, P4 क्रिटिकल सेक्शन चाहता है और P5 भी क्रिटिकल सेक्शन चाहता है। तो किसको रेस लगानी चाहिए? P1, P2, P4 एंड P5। और P3 को नहीं लगानी चाहिए। अब प्रोग्रेस के दो डेफिनेशन हैं, ध्यान से समझना। प्रोग्रेस कहता है कि एक तो पहले वो प्रोसेस आने नहीं चाहिए जिनको क्रिटिकल सेक्शन नहीं चाहिए, वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के एल्गोरिथम में नहीं आने चाहिए जो चाहते ही नहीं क्रिटिकल सेक्शन। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। उसको रेस क्यों लगवा रहे हो? उसे लगानी नहीं है। दूसरा, जो चाहते हैं P1, P2, P4 एंड P5, इनमें से जो रेडी हो वो आ जाना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में। ऐसा ना हो कि आपने कह दिया कि जब तक P1 नहीं आएगा कोई भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता। ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। जब तक P2 नहीं आएगा क्रिटिकल सेक्शन में कोई और नहीं आ सकता, ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं प्रोग्रेस। ठीक हो गया? तो प्रोग्रेस पहले ये कहता है कि सिर्फ वही प्रोसेस आने चाहिए आपके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में जो आना चाहते हैं। जबरदस्ती किसी को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर रेस नहीं लगवानी, किसी को लॉक अनलॉक में नहीं लेकर आना। दूसरा, जो चाहते हैं एग्जैक्टली क्रिटिकल सेक्शन में आना, उनमें से जो तैयार है उसको भेज दो। डोंट वेट फॉर अनदर कि बाकी नहीं आए हैं एग्जैक्टली तो फिर इसको भी नहीं एंटर करने देंगे। ठीक हो गया? तो ये नहीं होना चाहिए। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, मेरे ये तीन कंसेप्ट हमेशा फुलफिल होने चाहिए। तीन कंसेप्ट कौन से? पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है बाउंडेड वेटिंग और तीसरा है दैट इज प्रोग्रेस। ये तीन कंसेप्ट हमेशा फॉलो होने चाहिए व्हेन एवर वी आर डीलिंग विद प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लो। हाँ, इक्वल्स टू वाला ही है। ये रहा, असाइन थोड़ा कर रहा हूँ, टर्न की वैल्यू में जैसे कंपेयर कर रहा हूँ। किसी को डाउट है यहां तक, हाँ या ना? समझ आ गया? डन। अगला टॉपिक जी, प्रोसेस सिमुलेशन में अगला टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी आपके सीयूटी के अंदर, जिसका नाम है सेमाफोर्स। लिखो जी, semaphore is used for process synchronization. Semaphore is used for process synchronization full stop. They are the variables that can be changed by two atomic operations, that can be changed by two atomic operations. That is weight operation, and signal operation, that is weight operation or
सिग्नल ऑपरेशन। अब सेमाफोर है क्या एग्जैक्टली? सेमाफोर एक वेरिएबल है। अगर सेमाफोर को देखें तो सेमाफोर इज अ वेरिएबल। जैसे मैंने एस लिया यहाँ पे, तो मान के चलो एस इज माई सेमाफोर वेरिएबल। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है मैं किस चीज के बेस में सिंक्रोनाइजेशन बनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मैं इसको 5 वैल्यू दे दूँ, हो सकता है मैं इसको 10 वैल्यू दे दूँ, हो सकता है मैं इसको 0 वैल्यू दे दूँ, तो मैं इसको कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। दैट डिपेंड्स कि मैं किसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन करवाना चाहता हूँ। अब ये जो एस है वो आपके 2 एटॉमिक ऑपरेशंस पे ही काम कर सकता है। एक को कहते हैं वेट और एक को कहते हैं सिग्नल, ठीक है। और मैंने क्या लिखा है? एटॉमिक ऑपरेशंस। व्हाई आई एम सेइंग एटॉमिक ऑपरेशंस? व्हाट इज एटॉमिक ऑपरेशन? एटॉमिक का मतलब है सिंगल। सिंगल का मतलब क्या हो गया कि मान लो अगर ये पूरा का पूरा एक एटॉमिक ऑपरेशन है, तो या तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा या बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक हो गया? सेम, या तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा या ये बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये मतलब होता है एटॉमिक ऑपरेशन का। ठीक है, लिख सकते हैं एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? एन ऑपरेशन which is either fully executed or it does not execute. Fully executed or it does not execute. तो एक हमारे पास हो गया वेट और दूसरा हो गया दैट इज सिग्नल। ठीक है, अब एग्जांपल लेकर चलते हैं कि यहां पे मेरे पास मैंने एस की इनिशियल वैल्यू कर दी जी 1। ठीक है, अब देखो ये काम कैसे करता है। एस की इनिशियल क्या कर दी? 1। अब मैंने लिख दिया यहां पे दैट इज एस मेरा एक ग्लोबल वेरिएबल है विच इज अ सेमाफोर। और मैंने यहां पे देखो पीछे मैंने क्या यूज किया हुआ है, एक पी फंक्शन और एक सिग्नल फंक्शन, दो दे दिए, एक पी फंक्शन और एक सिग्नल फंक्शन। ये 2 फंक्शंस हो गए मेरे, एटॉमिक ऑपरेशंस हो गए, ये 2 मेरे पास यहां पे आ गए। अब मैंने इधर सिंपली लिखा कि मैं चाहता हूं कि जब एक P1 एग्जीक्यूट कर रहा हूं क्रिटिकल सेक्शन को, तो P2 एग्जीक्यूट ना करें। तो P2 एग्जीक्यूट ये कैसे बनाएंगे? सेमाफोर के थ्रू मुझे ये सिंक्रोनाइजेशन बनानी है। ठीक हो गया? सेमाफोर के थ्रू ये सिंक्रोनाइजेशन बनानी है। और अभी एस की वैल्यू क्या रखी है मैंने? दैट इज 1। अभी कैसे बनाए कि एक कोई भी आए ना वो एंटर कर जाए, एक कोई भी आए तो एंटर कर जाए। तो क्या करेंगे? ये रहा मेरा क्रिटिकल सेक्शन, मैंने लिख दिया P ऑफ S। क्या लिखा है P ऑफ S में? क्या लिखा है? नोट किया होगा पीछे, क्या लिखा है? while S is less than equals to 0। क्या S की वैल्यू 0 है? ये 0 से कम है? नहीं है। अगर ऐसा नहीं है क्या करें? S की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दें। S की डिक्रीमेंट मतलब क्या बना दिया S की वैल्यू को? S की वैल्यू मैंने 1 रखी थी, उसको क्या बना दिया उसने? 0। अगर 0 बना दिया तो 0 के बाद ऑब्वियसली मेरी कंडीशन क्या हो चुकी है? फॉल्स हो गई है ना, तभी S डिक्रीमेंट हुआ है। ये काम पूरा जब एग्जीक्यूट हो गया तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। समझ लो बेटा, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। क्या कह रहे सेमाफोर? सेमाफोर वेरिएबल को हमने सेट किया है 1, और जैसी सेमाफोर को हमने सेट किया दैट इज 1, हमने एक फंक्शन, आपका जो सेमाफोर का ऑपरेशन होता है वो यहां पे एग्जीक्यूट कर दिया। क्या कर दिया? P ऑफ S। और मेरा S क्या है राइट नाउ? 1 जैसे ही किया P ऑफ S में, तो क्या लिखा हमने वहां पे कि while S is less than equal to 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। जैसे ही फॉल्स हुआ तो क्या करेगा? S डिक्रीमेंट करेगा। S डिक्रीमेंट कर दिया और P से बाहर आ जाएगा।
बाहर आया तो क्या मिला, तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में चले गया। अब P2 ने इसे कॉल किया, तो व्हाट इज इसकी वैल्यू, तो जाएगा ना, फंक्शन कॉल होगा। वो फंक्शन कॉल हुआ तो लूप क्या कहती है, ट्रू और फॉल्स, व्हाइल इज ट्रू। अगर ट्रू है तो फंस गया लूप में वो, P ऑपरेशन कंप्लीट हुआ उसका, P2 से P ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, लूप में फंस गया, मतलब वो हो गया लॉक। अब जैसे ही मेरा P1 बाहर निकलेगा तो मैंने अपना फंक्शन रखा हुआ है सिग्नल का, दैट इज S। जैसे ही S पे आया, P1 ने इसे कॉल किया तो जाएगा S वैल्यू। S की वैल्यू कितनी है, 0। गया उसके अंदर, क्या लिखा हमने, इंक्रीमेंट करना, S इंक्रीमेंट हो गया। जैसे ही S इंक्रीमेंट हुआ, S दोबारा क्या हो गया, और जैसे ही 1 हुआ तो P2 का ये जो फंक्शन था वो क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हुआ तो बाहर आ गया, बाहर हुआ तो S की वैल्यू क्या हो चुकी है, फिर डिक्रीमेंट हो गई, दैट इज 0। और फिर जो P2 है फिर वो कहाँ गया, क्रिटिकल सेक्शन में। आ रही है बात समझ की नहीं आ रही, कैसे काम करवाया, क्लैरिटी हो गई हाँ या ना। इसका मतलब ये जो P और सिग्नल वाला मैंने काम लिखा है, ये इसको हम कैसे यूज करें, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर। आप सेमाफोर वेरिएबल ले सकते हो, आप यहाँ पे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए ये भी आप डिसाइड कर सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है। बट मेरा जो P और S वाला फंक्शन है वो फिक्स्ड है कि अगर वो 0 के कम हुआ क्या कर दूंगा, उसको मैं वेट करवाऊंगा, और अगर नहीं हुआ तो उसे इंक्रीमेंट करवाऊंगा। समझ आया बेटा, ये सुनो, ठीक है। सेमाफोर यहाँ तक क्लियर हुए। अब जो मैंने यहाँ पे सेमाफोर यूज किए वो कितने प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन कर सकता है, बताओ कितने की, 2। अब क्योंकि जो मैंने सेमाफोर बनाया वो सिर्फ 2 की कर सकता है, दैट्स व्हाई दिस सेमाफोर इज नोन एज बाइनरी सेमाफोर। क्या कहते हैं इसको, बाइनरी सेमाफोर। मैंने सेमाफोर वेरिएबल ऐसा लिया जो सिर्फ 2 प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन कर सकता है, इसलिए मैं अपने सेमाफोर क्या कहूंगा, बाइनरी सेमाफोर। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है यहां तक, हाँ जी बेटा क्लियर है, हाँ या ना। अब मैं चाहता हूं कि मैं 3 प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन कर पाऊं, बताओ जी कैसे करें। P1 P2 P3, मैं 3 प्रोसेस की सिंक्रोनाइजेशन करना चाहता हूं, कैसे करें। ऐसे नहीं बोलना, करके बताना है, थ्योरेटिकली नहीं कहना, करके देखो पहले एग्जैक्टली फिर मुझे सॉल्यूशन बताओ। अच्छा टेक्निकली हम क्या कहते हैं इसको, सिग्नल की बजाय क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड वी। क्या लिखते हैं इसको, वी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में भी क्या मिलेगा, पी मिलेगा और वी मिलेगा, डन। कहते सिग्नल ऑपरेशन ही है इसको, पर इसको लिखते वी हैं, इसको मैं यहां पे वी लिख देता हूं, पी एंड वी। टर्न हैंडल करनी पड़ेगी कि जैसे अगर 2 उसमें चले गए लूप के अंदर
तो फिर उनमें से पहले कौन चलेगा वापस? कोई भी चल जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता। कोई भी चल जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता। फिर तो इसलिए चलेगा। चल जाएगा पक्का, देख लो। दो वैल्यूज बन रही है मेरे एस की, या 0 या 1। क्योंकि मेरे एस की वैल्यू 0 या 1 है तो मैं इसे क्या कहता हूं, बाइनरी सेमाफोर, है ना। एस की वैल्यू 2 से ज्यादा तो हो नहीं रही, इसलिए क्या हो रहा है मेरा, दैट्स कॉल्ड बाइनरी सेमाफोर। अब क्या ये प्रोसेस सिर्फ 2 को ही हैंडल कर रहा है, या सॉरी सेमाफोर ये 2 को हैंडल कर रहा है कि 3 को भी कर सकता, 4 को भी कर सकता, 5 को भी कर सकता, या ये जो मैंने काम किया है वो सिर्फ 2 प्रोसेस को ही हैंडल कर पाएगा? बताओ जी। हम बाइनरी सेमाफोर क्यों कहते हैं उसको बताना जरा। नहीं, क्योंकि एस की वैल्यू सिर्फ 2 होती है, इसलिए बाइनरी कहते हैं। एस की वैल्यू सिर्फ 2 होती हैं, इसलिए इसको बाइनरी सेमाफोर कहते हैं। क्लियर हो गया। ये 2 को हैंडल कर रहा है, इसलिए हम इसे बाइनरी सेमाफोर नहीं कह रहे। 2 हैंडल करने का मतलब मेरा क्या है कि एस की वैल्यू सिर्फ आइदर 0 आइदर 1, यही कर रहा हूं बस मैं, 0 1 0 1 0 1 ही चलता रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बाइनरी सेमाफोर। कितने प्रोसेस को ये हैंडल कर सकता है, दैट इज माय क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ की नहीं आई? तो कितनों को ये हैंडल कर सकता? 3 कर सकता है? करके देखा है? मैं तो 2 की एग्जांपल दी है, 3 कर सकते हैं ये हैंडल? मेरे हिसाब से तो सेमाफोर मुश्किल है ही नहीं, सिर्फ 2 ऑपरेशन याद रखने हैं, पी और वी, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। पी के अंदर क्या है, वी के अंदर क्या है, बस ये याद रखना। चलो जी फिर से देखते हैं इसको। इधर देखो बेटा, मेरे पास 4 प्रोसेस है। पी याद है? कॉपी देखना नहीं है। पी याद है? क्या है पी के अंदर कोडिंग लिखी हुई? वाइल एस इज लेस देन इक्वल 0, तो इस लूप चलती रहेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एस डिक्रीमेंट कर जाएगा। वी के अंदर क्या लिखा है? एस इंक्रीमेंट कर जाएगा। भाई याद रखना ये। चलाओ जी, कोई भी चलाओ यहाँ पे, बोलो क्या चलाना है? P1। P1 चलाओ तो P1 ने S की वैल्यू क्या कर दिया? S की इनिशियल वैल्यू थी 1, क्या होगी वैल्यू? 0 कर दी। आई थिंक क्लियर है। अब जैसे 0 कर दी तो मेरा जो P ऑपरेशन है वो खत्म हो गया। क्या मैं क्रिटिकल सेक्शन में ले जाऊं इसको या किसी और को एग्जीक्यूट करूं? ले जाऊं P1 को या किसी और को करूं एग्जीक्यूट? किसी और करते हैं। तो P1 हो गया कंटेक्स्ट स्विच, P1 क्रिटिकल सेक्शन में नहीं गया। चलाओ कौन सा? P2। P2 आया तो P2 ने कॉल किया जी दैट इज P ऑफ S। जैसे ही उसने P ऑफ S कॉल किया वो लूप में स्टक हो गया। हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? S की वैल्यू 0 है, 0 पे लूप की कंडीशन ट्रू होती है, ट्रू होती है, सेमीकोलन लगा रखा है, वो बार बार घूमता रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं। उतनी देर में आ गया जी P3। P3 ने भी कॉल कर दिया किसे? P ऑफ S को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S? 0। वो भी फंस गया लूप में। क्लियर है ना? फिर आ गया जी दैट इज P4। P4 ने भी कॉल किया तो वो भी कहां चले गया? P ऑफ S में। जैसे ही P ऑफ S में गया वो भी कहां पहुंच गया? आई थिंक क्लैरिटी हो रही कि नहीं? तो क्या मेरा ये सिर्फ 2 को हैंडल कर रहा है? 3 भी कर सकता है ना, 4 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, जो भी आएगा लूप में जाएगा। अब मान लो कि P1 जो था, बिकॉज ऑब्वियसली S 0 है, तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में गया, काम खत्म किया और उसने V ऑफ S कर दिया, तो S की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? 0 से हो गई 1। अब तुम्हें ये पता है कि अगर ये तीनों P ऑफ S को कॉल कर रहे हैं, एक ही कंप्लीट होगा, क्योंकि P ऑफ S इज एटॉमिक ऑपरेशन।
तो अगर P2 ने P ऑफ S को कंप्लीट कर दिया तो P2 यहां पे आ गया मानो, क्लियर हो गया। अब क्या P ऑफ 3 भी चल सकता है? P ऑफ 3 लूप से बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि S की वैल्यू दोबारा 1 से वो क्या कर दी है, 0 कर दी है P2 ने। तो P3 तो लूप में ही फंसा हुआ है ना, वो लूप से बाहर नहीं आ सकता। अब आ रही मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मतलब अगर तुम कंटेक्स्ट स्विच कर भी दो आफ्टर P2 कंप्लीट करने के बाद, और वो क्रिटिकल में नहीं गया अभी, और मैं इनमें से किसी को चला भी देता हूं दोबारा, तो क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विच होने के बाद भी वो नहीं चलेगा, क्योंकि जब P2 आया तो P2 ने इसको दोबारा कर दिया, 0 कर दिया। कोई चलेगा ही नहीं, और कोई चलेगा नहीं एग्जैक्टली, तो P2 ही चलेगा। P2 खत्म होगा तो S को दोबारा क्या बना देगा, 1 बना देगा। अब या P3 चलेगा या P4 चलेगा, और जब वो अपना काम खत्म कर देगा तो वो दोबारा इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। समझ आया कि नहीं आया? कोई डाउट है? तो मैं इसे बाइनरी सेमाफोर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि S की वैल्यू या तो 0 है या 1 है, या 0 है या 1 है, उसके अलावा कुछ नहीं है। डन हो गया? इसलिए नहीं कहा था कि 2 हैंडल करेगा, 2 हैंडल का मतलब 2 वैल्यूज हैंडल कर रहा है, ना कि 2 प्रोसेस के हैंडल कर रहा है। समझ आया हाँ या ना? सेमाफोर क्लियर हो गया? चलो फिर अगली प्रॉब्लम करते हैं इसकी, कि और से समझें कि कैसे काम कर सकता। वर्किंग क्लियर होनी चाहिए कि वर्किंग क्या है। अगर वो क्लियर नहीं है बेटा तो फिर सेमाफोर समझ नहीं आएंगे, ठीक है? अच्छा ये ध्यान रखना, क्या मैं अपने पूरे एक प्रोग्राम के अंदर एक ही सेमाफोर यूज करता हूँ? आंसर इज नो। अगर मुझे लगा तो मैं 2 सेमाफोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक का नाम S ले लिया, एक का नाम कोई X ले लिया, एक का नाम Y ले लिया। आई कैन टेक 3 सेमाफोर्स, पर वो डील किससे होंगे, P या V से? किससे मैनिपुलेट होंगे? P या V से ही मैनिपुलेट होंगे। ठीक हो गया यहां तक? ये तो मैनिपुलेट उससे ही होंगे। डन है यहां तक? तो लिखो जी, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन जो हम कर रहे हैं उसका नाम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। द फर्स्ट इज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को समझ लो पहले, और फिर लिखते हैं इसके बारे में कि इसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है क्या। तो मानो कि एक शॉप है मेरी, और शॉप की एक शेल्फ है। इस शेल्फ में मैं कोई एक प्रोडक्ट रखता हूं, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th एंड 7th। मैंने 7 आइटम रख दी इस शेल्फ में। अब तुम हो कंज्यूमर, कंज्यूमर मीन्स कस्टमर। वो आया और उसने एक आइटम उठा ली, खरीद लिया। अब एक खरीद लिया तो एक खाली हो गई, दूसरा भी खाली हो गया, तीसरा भी हो गया, तो ये 7 की 7 आइटमें खाली हो गई। अब कोई 8th कंज्यूमर आया और वो मुझसे प्रोडक्ट मांग रहा है यहां पे, तो क्या करेगा? मेरे पास ही मिलता है प्रोडक्ट ये, तो दूसरी दुकान नहीं है। वेट करेगा कब तक? ओके, तो मैंने प्रोड्यूस कर दिया, मैं मैन्युफैक्चरर हूं उसका, प्रोड्यूस करके मैंने यहां पे लगा दिया। और प्रोड्यूस कर सकता हूं? और प्रोड्यूस कर सकता हूं? द आंसर इज नो। जगह ही नहीं है शेल्फ पे, तो मैं उतने ही प्रोड्यूस करूंगा जितना क्या होगा, वरना मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा। और कंज्यूमर मेरा उतना कंज्यूम करेगा जितनी इसकी लेंथ होगी। दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब इसमें शेयरिंग क्या है? मैं प्रोड्यूसर, आप कंज्यूमर, इसमें शेयरिंग क्या है? शेयरिंग है वो शेल्फ, आप भी उस शेल्फ से आइटम निकालते हो और मैं उसमें शेल्फ में आइटम डालता हूं, तो शेल्फ मेरे लिए शेयरिंग हो गया।
और एग्जैक्टली क्या होगा इसमें कि कितना ये भर गया ये मुझे ट्रैक करना है, और कितना आपने यूज कर लिया ये भी ट्रैक करना है। डन हो गया? पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितना भर गया उसके बाद भी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए जितना कंज्यूम हो गया और ये खाली हो गया तुम फिर भी कंज्यूम कर पाओ। होना चाहिए ऐसे? जब प्रोडक्ट ही नहीं है तो सर अब कंज्यूम क्या करेंगे हम, और जब मेरे भर गया तो मैं प्रोड्यूस ही करूंगा। क्लियर हो गया? दिस कॉल्ड प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। समझ आ गई बात की नहीं आ गई? क्लियर है ये चीज? अब इसके बारे में लिखो जी। इन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, in producer consumer problem we have a buffer of n slots. We have a buffer of n slots. इसको बफर कहा जा रहा है, जिसको हमने शेल्फ कहा उसको क्या कह रहे हैं? बफर कह रहे हैं। n स्लॉट्स मतलब 7 स्लॉट्स अगर इसके हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू इंसर्ट एन आइटम इनटू द बफर। अ प्रोड्यूसर ट्राइज टू इंसर्ट एन आइटम इन द बफर if the slot is empty. If the slot is empty and a consumer will try to remove the item, from the buffer. Next point, the producer should not produce the item if the buffer is full. If the buffer is full, and the consumer should not consume the item if the buffer is empty. The consumer should not consume the item if the buffer is empty. Both producer and consumer are working parallelly. Both producer and consumer are working parallelly. But the buffer should be accessed by either producer or consumer. By either producer or consumer. समझ आया अब तक? जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर इसमें आइटम इंसर्ट कर रहा है तब कंज्यूमर इसको यूज नहीं कर सकता, और जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक हो गया? इसका मतलब जो ये मेरा पार्ट हो गया इसको एक्वायर करना इस क्रिटिकल सेक्शन, इसको एक्वायर करना इस क्रिटिकल सेक्शन। बात समझ आ रही है ना? क्लियर है यहां तक? ये अब जो एल्गोरिथम है मैं यूज करने वाला हूं वो लिखवा रहा हूं। लिखो जी, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल यूज मल्टीपल सेमाफोर्स। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी विल यूज मल्टीपल सेमाफोर्स। लिखो जी, फर्स्ट दैट इज फुल। फर्स्ट सेमाफोर का नाम है फुल।
It is a counting semaphore. It is a counting semaphore whose initial value is 0. It is a counting semaphore whose initial value is 0. दूसरा है empty. दूसरा है मेरे पास, that is empty. A counting semaphore whose initial value is n. n मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स, ब्रैकेट में लिख लो, n का मतलब नंबर ऑफ स्लॉट्स. तो एम्प्टी ये बता रहा है कितने एम्प्टी हैं, तो स्टार्टिंग में सारे एम्प्टी हैं, इसलिए एम्प्टी की वैल्यू क्या होगी राइट नाउ मेरे हिसाब से 7. और फुल ये बता रहा है कितने फुल हैं, कितने फुल हैं स्टार्टिंग में, कोई भी नहीं, दैट इज 0. ठीक हो गया यहां तक के. तो एम्प्टी और फुल तो क्लियर हो गया. बट इसको कौन एक्सेस करेगा, इसका रिक्वायरमेंट मुझे कौन बताएगा, लिखो जी. उस सेमाफोर का नाम है म्यूटेक्स. क्या नाम रखा है एल्गोरिथम में उसने, म्यूटेक्स. म्यूटेक्स इज अ बाइनरी सेमाफोर. म्यूटेक्स इज अ बाइनरी सेमाफोर that is used for acquiring the buffer. That is used for acquiring the buffer. प्रॉब्लम समझ आ गई. जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कब करेगा, जब सारे एम्प्टी हो जाएंगे, या अगर कोई देखो प्रोड्यूस तब करेगा जब एटलीस्ट एक एम्प्टी होगा. ठीक हो गया. और कंज्यूमर जो है वो तभी कंज्यूम करता है जब एटलीस्ट एक आइटम तो पड़ी हो. और जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो एम्प्टी है और स्टार्टिंग में ही कंज्यूमर आ गया, क्या करेगा, ऐसा होना चाहिए ना. अब एल्गोरिथम वैसी बात करेंगे हम. ठीक हो गया. इसका मतलब प्रोड्यूसर का अलग एल्गोरिथम होगा, कंज्यूमर का अलग एल्गोरिथम होगा. ठीक है जी, लिखिए अब. सो प्रोड्यूसर का पहले मैं यहां पे एल्गोरिथम लिख रहा हूं कि प्रोड्यूसर क्या करेगा. सेम वही यूज कर रहे हैं हम, दैट इज हम वी आर टेकिंग अ डू व्हाइल लूप. लिख तो बड़ा साथ साथ ही. जिसको मैं वेट लिख रहा हूं इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, पी की. ठीक है. सिर्फ प्रोड्यूसर चलाएं, नोट कर लो एक बारी, फिर चलाते हैं. हो गया. सो अभी हमारे पास कितने सेमाफोर्स हैं, एक एम्प्टी. इनिशियलाइज किससे किया मैंने इसको, n. अभी हम 7 मान के चलते हैं कि 7 है, तो एम्प्टी की वैल्यू क्या हो गई, और फुल की वैल्यू और म्यूटेक्स की वैल्यू. बाइनरी सेमाफोर है, 2 को हैंडल करेगा, तो म्यूटेक्स क्या रखें, 1 रखेंगे. 0 रख दोगे तो फिर स्टार्टिंग में क्या रुक जाएगा ना. और तुमने वेट म्यूटेक्स लिखा है,
तो चलेगा ही नहीं। तो म्यूटेक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है जी, ये लिख लो कि म्यूटेक्स इज बाय डिफॉल्ट 1। ठीक है यहां तक। अब सबसे पहले प्रोड्यूसर चला, जैसे ही प्रोड्यूसर चला उसने पहले किया जी वेट एम्प्टी। बोलो जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्प्टी, 7। तो पी ऑफ एम्प्टी क्या होगा, 7 इज लेस देन 0। कंडीशन फॉल्स, बाहर आया 7 से क्या हो गया, वो 6 हो गया। अब 6 के बाद उसने किया जी वेट म्यूटेक्स, मतलब बफर को मैं एक्वायर कर सकता हूँ हाँ या ना, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज म्यूटेक्स वैल्यू कितनी है 1। 1 को क्या बना दिया इसने 0। फिर आया जी इंसर्ट एन आइटम इन द बफर, मतलब अब मेरे उस बफर में इस 7 के बफर में एक आइटम चली गई, क्लियर है। उसके बाद जब प्रोड्यूसर ने एक आइटम डाल दी फिर उसने कर दिया जी सिग्नल म्यूटेक्स, सिग्नल का मतलब इंक्रीमेंट करना, तो ये हो गया जी 1। इसके बाद फिर चला सिग्नल फुल, फुल की वैल्यू क्या हो गई 1, मतलब 0 से हो गया 1 की एक स्लॉट भरा हुआ है 6 खाली हैं। अब आ गया समझ। अब कितनी बारी प्रोड्यूसर चल सकता है, 6 बार और, 6 बार और। तो मानते हैं कि 6 बार चल चुका, 6 बार चल चुका, तो यहां उसने पूरी वैल्यूज भर दी, तो मेरे पास फुल की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और एम्प्टी क्या हो जाएगा, और म्यूटेक्स तो 0 के बाद 1 हो ही जाएगा। इतना क्लियर है। अब 8वीं बार फिर प्रोड्यूसर चला तो और प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं करना चाहिए ना। वेट एम्प्टी, एम्प्टी की वैल्यू क्या है जी 0, 0 चला तो लूप में फंस गया, लूप फंस गया तो वहीं पे रुक जाएगा, मतलब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया। मान लो इस टाइम कंज्यूमर चला और कंज्यूमर ने एक आइटम कंज्यूम कर ली, अगर एक भी आइटम कंज्यूम कर ली तो एम्प्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब 1 हुआ तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है, पर ये ध्यान रखना कि पहले कंज्यूमर पूरा कंज्यूम करेगा, इस बफर को छोड़ेगा, रिलीज करेगा, फिर वो यूज कर सकता है। कंज्यूमर ने सारा काम अपना खत्म कर दिया, अब कौन चलेगा, प्रोड्यूसर जो लूप में फंसा हुआ था। वो लूप की वैल्यू जब आगे चली तो उसने क्या किया, एम्प्टी को फिर से क्या बना दिया 0 बना दिया, फिर म्यूटेक्स चला, फिर इंसर्ट कर दिया एक और आइटम, फिर म्यूटेक्स चला, फिर क्या हो गया मेरे लिए ये 6 थी, क्या होगी वैल्यू उसकी 7, कंज्यूमर 6 की होगी, तो क्या कर देगा ये 7। आई थिंक क्लियर है। तो अब मेरे लिए जो म्यूटेक्स है वो 1 0 1 0 1 0 वर्क कर रहा है, बट जो फुल और एम्प्टी है वो वैल्यू जा रही है एक ज्यादा। दैट्स वाई दे आर नोन एज काउंटिंग सेमाफोर्स। क्या कहते हैं उन्हें, काउंटिंग सेमाफोर्स, जिनकी वैल्यू सिर्फ 0 1 नहीं रहती, आगे तक जा सकती है। ठीक हो गया है ना, कोई डाउट, क्लियर है यहां तक। एक बार कंज्यूमर भी नोट कर लो जी, कंज्यूमर कैसे वर्क करेगा। तो कंज्यूमर का आप मुझे बताओ जी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, पहले क्या होगा वेटफुल, इसका मतलब बिल्कुल, तो क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी फुल की, दैट इज 0, तो अगर पहले ही फर्स्ट टाइम ही मेरा कंज्यूमर चला तो यहां फंस जाएगा, कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज फुल की वैल्यू इनिशियली क्या है 0। इसके बाद अगर वो कंज्यूम कर पाए तो मैं उसे इस बफर का एक्वायरिंग होल्ड करने दूंगा, तो क्या हो जाएगा जी म्यूटेक्स। इसके बाद रिमूव कर सकते हैं जी एक आइटम, रिमूव एन आइटम फ्रॉम बफर, कर दी रिमूव। रिमूव करने का क्या होना चाहिए, बफर को छोड़ दो, बफर को छोड़ देंगे तो सिग्नल क्या हो गया म्यूटेक्स हो गया, और क्या करना चाहिए एम्प्टी को बढ़ा देना चाहिए, एम्प्टी क्योंकि एक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा सिग्नल एम्प्टी। आई थिंक प्रोड्यूसर कंज्यूमर इज क्लियर, चेक कर लो जी एक बारी। इसमें भी इनिशियल वैल्यूज वही रहेगी
ग्लोबल वेरिएबल्स हैं मेरे, जो मेरे सेमाफोर्स हैं दे आर ग्लोबल, तभी वो बेटा दो किसी में यूज़ हो सकते हैं ना। तो मेरे एम्प्टी, फुल और म्यूटेक्स सारे ग्लोबल हैं इनिशियली, और स्टार्टिंग में किसने कॉल कर दिया मेरे इसको, तो फुल की इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी 0, एम्प्टी क्या है 7, ऑब्वियसली फंस जाएगा, काम नहीं कर सकता आगे। डाउट है किसी को, समझ आ गया, राइट? दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस। अब सेमाफोर समझ आ रहे हैं पक्का? फिर एक क्वेश्चन लो जी, लिखो ये क्वेश्चन। In order to allow only one process, in order to allow only one process to enter its critical section, to enter its critical section, in order to allow only one process to enter its critical section, binary semaphores are initialized to, binary semaphores are initialized to dash। आंसर बताओ जी। आंसर क्या उसका? दो एग्जाम्पल कर चुके, क्या रखा हमने? 1 रखा तभी चलेगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जी आपका। ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन क्या वो बताता हूँ कि इस पे निकालना क्या तुमने। कितने सेमाफोर यूज किए हैं इसमें मैंने? 3, S0, S1 और S2, ठीक है। हो गया? क्वेश्चन लिखो जी। S0, S1 and S2 are binary semaphores
S0, S1 and S2 are binary semaphores. How many times will the process P0 will print 0? How many times the process P0 will print 0? तो कितनी बारी जो आपका ये P प्रोसेस 0 है वो प्रिंट 0 करेगा? ये एटलीस्ट कितनी बार प्रिंट होगा? एटलीस्ट पूछा है। ये बताने की जरूरत तो नहीं कि तीनों कॉन्करेंट प्रोसेस हैं। ऑप्शन बोल दूं? लिखो जी। एटलीस्ट ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस, एग्जैक्टली थ्राइस या एग्जैक्टली वंस। एग्जैक्टली या तो 1 या 2 या 3 या एटलीस्ट ट्वाइस। एग्जैक्टली वन तो है ही नहीं, ऑप्शन नहीं है, आंसर नहीं है। एग्जैक्टली वन मतलब 1 के बाद दोबारा जा नहीं सकता। वंस नहीं है, उसने भी एटलीस्ट वंस बोला था, मैंने बोल दिया नहीं। चला कैसे रहे हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और कंटेक्स्ट स्विचिंग का ध्यान रखना, मल्टीपल कंटेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है।
किसको चलाना नहीं आ रहा है कोई ऐसा? मतलब 3 बार ही चलेगा ही चलेगा, कंफर्म है? ओके बताओ जी कैसे? पी नॉट S0 की वैल्यू 1 है, तो S0 की वैल्यू 1 है और आप इसको चला रहे हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। बढ़िया, 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर S1 की इनिशियल वैल्यू क्या है और S2 की, दोनों क्या हो गए? ठीक है, मतलब फिर से लूप चला दिया आपने, चल गई, फिर चला S0, हाँ अटक गया, P1 चला, S1 डिक्रीमेंट हो गया, S0 इंक्रीमेंट हो गया, वो लूप हट जाएगी, फिर वो प्रिंट होगा, ये वैल्यू आपकी डिक्रीमेंट हो जाएगी, फिर दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे, तो S2 इंक्रीमेंट हो सकता है? बाइनरी सेमाफोर है, काउंटिंग नहीं है। ये 1 से ज़्यादा नहीं जा सकता, इट्स अ बाइनरी सेमाफोर, या 0 या 1। इंक्रीमेंट कर रहे हो और 1 ही रहेगा। देखो एग्जैक्टली थ्राइस का मतलब तो यही है ना कि हर बार चलाऊंगा तो 3 बार चलेगा चलेगा। किसी ऑर्डर में भी एग्जीक्यूट करूं हर बार क्या चलेगा? 3 बारी। किसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करूं हर बार क्या चलेगा? 2 बारी। दैट इज मतलब ऑफ एग्जैक्टली 2, 3 एंड सो ऑन। यस और नो? अब यहां पे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं दैट इज एटलीस्ट की या एग्जैक्टली की, पहले चलाकर देखें। आप चला कैसे रहे हो? दैट इज अ क्वेश्चन। बताओ जी, आप चलाओगे कैसे इसको? हाँ जी, प्रोसेस 0। तो मेरे पास देखो, अगर मैं P1 P2 नहीं चला सकता, पहले चला तो सकता हूं ना। मैं क्या P1 या P2 को पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकता? कर सकता हूं, पर वो P में ही स्टक हो जाएंगे क्योंकि दोनों की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0। ये भी सोचा करो। बाकी नहीं चला सकते हैं पर दोनों क्या हो जाएंगे? स्टक हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो मान लो कि मैंने अगर P1 को चला भी दिया पहले या P2 को चला दिया, वो आगे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक होगी बात? दूसरा, अगर P0 को चलाया तो P0 तो चलेगा पहली बारी। S की वैल्यू क्या होगी? S0 की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 0 के बाद उसने 0 को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद उसने V ऑफ S1 चलाया। अब क्या V ऑफ S1 के बाद कंटेक्स्ट स्विच नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? हो सकता है ना, पर चलो नहीं करते, हम चलाते हैं पूरा। पहले जैसे चलाया उन्होंने, तो पूरा चलाने पे S1 की वैल्यू क्या हो गई? S2 की वैल्यू क्या हो गई? और 0 एक बार प्रिंट हो चुका है। अब क्योंकि लूप लगी है तो दोबारा चला देते हैं। दोबारा चलाया तो दोबारा हम P ऑफ S0 को नहीं चला पा रहे क्योंकि S0 की वैल्यू क्या हो चुकी है। अब या तो P1 उसे खत्म कर सकता है या P2 खत्म कर सकता है, दोनों में से कोई ना कोई खत्म कर ही सकता है। अब P1 मैंने सपोज अब चलाया तो S1 की वैल्यू क्या है? चल सकता है ना। तो P1 चला, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 के बाद उसने S0 की वैल्यू चला दी, क्या हो जाएगा? अब ये लूप नहीं है, ये एक ही बार चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो S0 चला, वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 1। ठीक हो गया यहाँ तक? ये अब ये चल सकता है उतने देर में? चल सकता है, हाँ या ना? चला लो, क्या होगा फिर? S0 की वैल्यू और ये 0 प्रिंट हो गया। इसके बाद V ऑफ S1 चला, क्या वैल्यू हो गई? दैट इज 1। पर यहां मैं इसको नहीं चला रहा, अब आगे कंटेक्स्ट स्विच कर दिया, इसको चला रहा हूं।
तो क्या चलेगा जी, S2 क्या हो जाएगा, और फिर S0 क्या हो जाएगा, और फिर एग्जैक्टली जब ये चला तो S2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। क्लियर हो गया यहां तक ये। अब उसके बाद ये तो लूप है, ये तो हो गए खत्म, अब तो नहीं चलेंगे, चलेंगे हाँ ना, नहीं चलेंगे, ये लूप चलेगी, फिर चला लो, अब S0 चलेगा, चलेगा, प्रिंट ऑफ 0 होगा, होगा, फिर S1 क्या हो जाएगी वैल्यू, कुछ भी नहीं होगी, S2 कुछ भी नहीं होगा, डन हो गया, बिकॉज वैल्यू से ऊपर जा नहीं सकती। कितनी प्रिंट हुए, 3, अगर मैं इस सीक्वेंस में चलाता हूं तो। क्लियर हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो, बाकी चले ही ना, ऐसा हो सकता है कि ये एक ही बार प्रिंट हो और दोबारा चले ही ना, या 2 बार ही प्रिंट हो और चले ही ना, पॉसिबिलिटी तो है कि एक ही बार हो चले ही ना, या 2 बार हो ये चले ही ना, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। ध्यान से देखो, 3 बार तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर इस सीक्वेंस में चले तो 3 से ऊपर हो सकता है, 3 से ऊपर हो सकता है, नहीं हो सकता। P1 भी चल गया, P2 भी चल गया, P0 ही चल रहा है बारी बारी, और चलने पे 3 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती पॉसिबिलिटी, कि दोबारा मेरा ये तो चलेगा ही नहीं, और दोबारा ये नहीं चलेंगे तो ये S0 की वैल्यू कोई आगे इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। क्लियर हो गया यहां तक ये। पर मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि हमेशा एग्जैक्टली जो हो मेरे सामने 3 बार ही चले। देखो एक बार तो हो ही रहा है ना, एक बार तो हो ही रहा है ना, और दूसरी बारी भी हो सकता है ना, दूसरी बारी भी हो सकता है, पर तीसरी बारी गारंटी दे सकते हो मुझे, इस तरीके से तो हो सकता है, पर वरना नहीं होगा, वरना नहीं होगा। अब वो बताओ कि जब नहीं होगा, सोचो और क्या वे हो सकता है। मैंने पहले क्या चलाया, मैंने चलाया पहले P0 को पूरा चलाने के बाद मैंने चलाया P1 को चलाने के बाद मैंने दोबारा चलाया P0 पूरा चलाने के बाद फिर मैं क्या चलाया, दैट्स P2, और P2 के बाद क्या चला दोबारा, ये सीक्वेंस चलाया तो मेरे 3 बार प्रिंट हो गए, है ना। अब ऐसा क्या सीक्वेंस है कि सिर्फ 2 बार प्रिंट हो, देखो जरा, सिर्फ 2 बार प्रिंट हो, 2 के बाद आगे प्रिंट हो ही ना, ऐसा कोई सीक्वेंस बन रहा है। P1 P2 तो चलेंगे नहीं स्टार्टिंग में, कोशिश कर भी लूँ तो रुक ही जाएंगे, तो P0 ही चलाओ सबसे पहले। P0 चलाया तो वैल्यू क्या बनी, चलो चला कर देखो बेटा एक बारी, फिर बात करते हैं। वैल्यू क्या होगी इसकी, 0, और P0 प्रिंट हो गया, उसके बाद S1 S2 एग्जैक्टली, बट मैं ना चलाऊं, मैं P1 P2 को चलाऊं, रुक गया, पर कॉन्करेंट है ना, ये तो कॉन्करेंट है तो P0 भी चल सकता है। P0 चला तो उसने V ऑफ S1 चला दिया, S1 चलाया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 के बाद ये चल सकता है, पर यहां पे कंटेक्स्ट स्विच हो सकता है, है ना। अगर हो गया एग्जैक्टली तो मानो ये S2 चल गया, देन व्हाट, ये वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक हो गया यहां तक ये। अब इसके बाद जब ये कंप्लीट हो सकता है, है ना, क्लियर है, और दोबारा में लूप चल सकती है। इसका मतलब क्या बोलूं, इसका मतलब मैक्सिमम मेरा 3 से ऊपर तो नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम 3 की कोई ऑप्शन है, मैक्सिमम 3 की ऑप्शन है कोई,
एग्जैक्टली 3 तो मतलब हमेशा 3 होंगे ही होंगे, एटलीस्ट ट्वाइस कह सकते हैं, पर एग्जैक्टली 3 नहीं कह सकते। समझ आया कि नहीं आया? एग्जैक्टली थ्राइस या एग्जैक्टली 3 टाइम नहीं होगा, मैक्सिमम 3 टाइम हो सकता है अगर वो ऑर्डर चले तो, वरना एटलीस्ट क्या होगा, ट्वाइस तो है ही है। वन तो वैसे भी हो रहा है बेटा, और 1 के बाद चलाओगे तो P1 चल के तो काम चलेगा ही चलेगा। ठीक हो गया है ना? जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, आपने क्वेश्चन के हिसाब से सारी पॉसिबिलिटी सोचनी है। एक ऐसे ही क्वेश्चन और दे रहा हूं, लिखो जी। लिखो, अकाउंटिंग सेमाफोर was initialized to 0, initialized to 7. Accounting semaphore was initialized to 7. Then 20 weight operations, 20 weight operations and X signal operations were completed on this semaphore. If the final value of the semaphore is 5, then find the value of x. क्वेश्चन क्लियर है? अब किस ऑर्डर में कॉलिंग हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ नहीं पता है ना, पर अगर हो रही है तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि काम तो बन रहा है, पर एंड में वैल्यू 5 रह रही है। कैसे निकाला जी? जो वेट है वो डिक्रीमेंट करता है और जो सिग्नल है वो इंक्रीमेंट करता है। तो फिर इनिशियल जो वैल्यू 7 माइनस जितनी मेरी डिक्रीमेंट हुआ मतलब -20 प्लस x इज इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए तो फाइनल वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर क्या है? देखो सिंपल है ना, आंसर क्या होना चाहिए? 5। आंसर 5 होना चाहिए बाय पुटिंग व्हाट, इनिशियल वैल्यू क्या है मेरी 7। अब मेरा जो वेट है, वेट क्या करता है, डिक्रीमेंट की इंक्रीमेंट? डिक्रीमेंट करता है, तो -20। ठीक हो गया। और जो मेरा सिग्नल है वो क्या क्या करता है? ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं आप कितना आया? दैट्स आंसर। आ गया ना समझ? बस सेमाफोर के ऑपरेशन ही भूलने हैं, पी और वी। पी मतलब वेट, वी मतलब सिग्नल। ठीक हो गया जी? सो यहाँ पे याद रखना कि आपके पास एक सिंपल सा टर्म है कि मुझे ये वैल्यू बनानी है और ऐसे करना है। दैट इज व्हाट द काउंटिंग सेमाफोर इज। कोई डाउट है तो पूछ लो।
ठीक है, कल एक और प्रॉब्लम करेंगे इसकी सेमाफोर्स की। देखो सेमाफोर भी है और एक मॉनिटर्स भी है, पर मॉनिटर क्वेश्चन नहीं आते ऐसे न्यूमेरिकल वाले, और थ्योरेटिकली पढ़ेंगे एक बार मॉनिटर क्या होते हैं। तो कल सेमाफोर और मॉनिटर खत्म करेंगे, मतलब प्रोसेस सिमुलेशन खत्म करेंगे ताकि डेडलॉक शुरू कर सकें। पर सेमाफोर याद रखना कल जब क्लास में आओगे, ठीक है। कल हम एक और प्रॉब्लम करेंगे, जैसे हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर की है वैसे 2 और प्रॉब्लम्स करनी है अभी हमने, ठीक है। फिर बात करेंगे सेमाफोर कैसे वर्क कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू।